डॉक्टर सामर आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर सामर, विश्व एड्स दिवस दिसंबर के पहले दिन मनाया जाता है। बताएं कि इसकी अब कितनी प्रासंगिकता बची है। आजकल चलन है, हर चीज़ का दिवस मनाया जाता है। उसी तरीके से विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है। प्रासंगिकता देखें तो नंबर ऑफ पेशेंट्स काफ़ी सारे हैं एड्स के, और हर साल हमारे से यहाँ पे हमारे इवन अपने सेंटर पे 1000 आसपास मरीज जुड़ते हैं, जिसमें कुछ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कुछ रहते हैं। बेसिकली हर दिवस को मनाने की तो कोई ज़रूरत नहीं होती है, बट जस्ट टू मेक यू अवेयर कि हाँ दीज थिंग्स एग्जिस्ट, या ऐसी चीज़ें होती हैं, उनकी जानकारी हेतु लोगों को दिवस मनाने की वो रहती है। एड्स के लिए क्या अवेयरनेस की अभी भी ज़रूरत पड़ रही है? अवेयरनेस की ज़रूरत तो है, क्योंकि जो नए पेशेंट्स आते हैं वो एक्चुअली जिन भी गतिविधियों में लिप्त होते हैं और उस डिज़ीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनको थोड़ी अवेयरनेस होती है, थोड़ी नहीं भी होती है। अवेयरनेस तो हर चीज़ की मस्ट है। आज के ज़माने में आपने देखा होगा, कोविड में भी इतने केसेस हुए थे, उस टाइम भी यही रहा कि सबको कितनी बार बताने के बाद कि मास्क पहनना है, या फिर अभी हल्की हो गई है बीमारी तो हम खुद देख रहे हैं कि मरीज अब मास्क नहीं पहनते या जनरल पब्लिक नहीं पहनती आधी बार। तो ये सब चीज़ें अवेयरनेस से ही इम्प्रूव होती हैं। अवेयरनेस तो हर चीज़ की मस्ट। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में अवेयरनेस हमेशा आपको बीमारी से बचाएगी। डॉक्टर सामर, कोविड-19 का वायरस इसने बहुत परेशान किया। इसने उन लोगों को ज़्यादा परेशान किया या मृत्यु दर भी उन लोगों में ज़्यादा रही जो कोमॉर्बिड थे? और HIV तो एक ऐसा इन्फेक्शन है जो वास्तव में घातक होता है। तो क्या कोविड-19 HIV के मरीजों के लिए ज़्यादा घातक रहा? जैसे भी हो, इम्यूनोसप्रेसिव जितने बेसिकली इम्यूनिटी ही ख़राब हो जाती है HIV पेशेंट्स की। तो डिज़ीज़ का हर बीमारी HIV पेशेंट में ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, और कोविड-19 उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। बट समहाउ ऐसा मुझे लगा कि उदयपुर में मेरे जो मरीज़ थे उनमें कुछ परसेंट है मोर्टेलिटी, पर मुझे ज़्यादा नहीं मिली। मे बी जो HIV की ड्रग्स हैं वो एंटी रिट्रोवायरल हैं या वायरस पे एक्ट करती हैं, तो थोड़ा शुरू में उनमें से 1-2 दवाइयाँ थी जो ट्रीटमेंट में भी इम्प्लिकेट हुई थी, जो इसमें लोपिनाविर रिटोनाविर एक इम्पॉर्टेंट ड्रग थी, जिसको शुरुआत में कोविड-19 के लिए भी यूज़ किया गया था। तो मे बी मुझे लगता है कि कुछ बचाव उसने दिया हो, और वैसे भी जिन पेशेंट्स की इम्यूनिटी ठीक रही या जो पेशेंट्स रेगुलर ट्रीटमेंट खाते रहे, उनमें बीमारी कम हुई थी। HIV के जो मरीज़ होते हैं, HIV पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, उनकी इम्यूनिटी बनी रहे, अच्छी रहे, इसके लिए क्या कुछ किया जाता है, क्या कुछ किया जा सकता है? हमारे यहाँ पे ART सेंटर जो चलता है उस पर काउंसलर्स की पोस्ट होती है और डॉक्टर्स की भी पोस्ट होती है। तो काउंसलर्स का काम है कि उन्हें उनकी बीमारी के बारे में अवेयर रखना, बीमारी में उनकी रेगुलर दवाई खाने को एनफोर्स करते हैं कि भाई दवाई उन्हें बराबर खानी है। साथ ही उन्हें ये बताया जाता है कि उन्हें किस तरीके की बैलेंस डाइट लेनी है, कि जिसमें सब्जी, फल, दूध, दही और उबला हुआ पानी, ये उनको शुरू से ही हर काउंसलिंग सेशन में एक्सप्लेन किया जाता है। और साथ में डॉक्टर्स जितने हैं वो सब इस चीज़ को एनफोर्स करते हैं पेशेंट्स को, और साफ़ सफाई के बारे में, सैनिटेशन, हाइजीन के लिए भी उनको बताया जाता है। तो शुरू से ही मतलब काउंसलिंग का फर्स्ट डे, इवन दवाई शुरू करने से पहले इन चीज़ों पे एम्फेसिस उनको दिया जाता है हमेशा। फूड और न्यूट्रिशन का स्वास्थ्य से रिश्ता है, ये सब जानते हैं। हाँ। लेकिन HIV के मरीजों में कुछ ऐसा होता है कि ये चीज़ें इन्हें खानी चाहिए या इन चीज़ों को खाने या पीने से बचना चाहिए? बचने के मामले में तो देखा जाए तो ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, स्मोकिंग, ये सब आपकी डिज़ीज़, ये हर पर्सन के लिए ट्रू है। ऐसे ही HIV पेशेंट में भी ट्रू है, क्योंकि उनकी वैसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम होती है। तो ये तो एडिक्शन से तो उनको बचना ही होता है। और काफ़ी ऐसे तबके के मरीज हमारे पास आते हैं, प्लस कई IV ड्रग एब्यूज़र्स में कॉमनली HIV पाया जाता है, तो उनको इसके डी एडिक्शन और उसके लिए मोटिवेट भी करना पड़ता है। बाकी ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्रूट्स एंड फाइबर्स, ये जो कि विटामिन्स जिससे उनको पूरी तरीके से मिलें, हाई प्रोटीन डाइट, ये सारे उनको बताए जाते हैं। इन सब चीज़ों से ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहती है। विटामिन C का इसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है वायरल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने में। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। डॉक्टर सामर, HIV के जो मरीज़ होते हैं उन पर कुछ मौसम का भी असर आता है? यानी ऐसा होता है कि सर्दी में उनके सिम्टम्स कुछ ज़्यादा हो, या सर्दी में उन्हें ज़्यादा परेशानी हो, या सर्दी में ठंड ज़्यादा लगती हो, या गर्मी में लू लग जाती हो, या किसी मौसम विशेष में उनको कुछ ज़्यादा परेशानियाँ होती? यानी मौसम का कोई लिंक इनसे है या नहीं? मौसम का लिंक
उन्हीं लोगों को ज़्यादा असर करता है जो इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ट्रीटमेंट में जो इरेगुलर रहते हैं एआरटी से। एआरटी जब पेशेंट रेगुलर खाता है तो उसके CD4 काउंट जो कि उसके अच्छे रहने चाहिए, बढ़ जाने चाहिए। और वो समर अगर यहाँ 500 थोड़ा से सा ये जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं को पता नहीं ये CD4 काउंट दरअसल होता क्या ये है, लिम्फोसाइट्स और ये क्या HIV के मरीजों के लिए ही ज़रूरी होता है, ये हर व्यक्ति ये करवाए? ये हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है, पर जिन लोगों की, क्योंकि HIV वायरस मेनली इन्हीं सेल्स को अफेक्ट करता है और उससे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो हर तरह की बीमारी, जिनको कि हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बोलते हैं, उसको हम CD4 के लेवल्स के हिसाब से हमें ये होता है कि इस पेशेंट में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाएगी। तो जिनका 500 से ऊपर रहता है वो पेशेंट्स एक नॉर्मल पेशेंट की तरह ही बिहेव करते हैं। उनमें डिजीज़ पैटर्न, सीजनल वेरिएशन जैसा एक नॉर्मल व्यक्ति का होता है वैसा ही रहता है। पर जिनके CD4 कम होते हैं उनमें सब तरह के इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं और सीजनल इलनेसेस भी फिर उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती हैं। इन्हें किस तरह के रोग आप ज़्यादा देखती हैं? कॉमनली सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस देखे जाएँ तो इंडियन पेशेंट्स में एक न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसाई होता है जिससे फेफड़ों का निमोनिया हो जाता है। निमोनिया काफ़ी कॉमन होते हैं, जो ट्यूबरकुलर भी होते हैं कई बार और इसके भी होते हैं न्यूमोसिस्टिस के। उसके अलावा स्किन डिजीज़ भी इनमें ज़्यादा पाई जाती हैं और फंगल इन्फेक्शंस इन लोगों में काफ़ी कॉमन होते हैं। मुंह का तो ओरल कैंडिडियासिस होता है जो काफ़ी कॉमनली पाया जाता है इन पेशेंट्स में। उसके अलावा टीबी इनके बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट कर देती है। मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर भी इनमें ज़्यादा पाई जाती है। और टीबी other के बारे में infections ये कहा जाता है कि बहुत सारे, यहाँ तक कि विकसित देशों में भी जहाँ टीबी कम पाई जाती है, नहीं के बराबर पाई जाती है, वहाँ भी जो HIV पॉजिटिव थे उनमें टीबी देखी गई। तो क्या कारण होता है कि HIV पॉजिटिव में ये टीबी होती है या हो सकती है, होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं? मेन वही वजह है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और इनमें जितने, जैसे आजकल तो सिनोनिम हो गया, अगर पेशेंट हमारे पास में एक टीबी का आएगा हम उसका HIV टेस्ट कराते हैं और उसी तरीके से हमारे यहाँ जो भी HIV पेशेंट पॉजिटिव आता है उसको हम टीबी एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शंस काफ़ी एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं आजकल। जो कि हमारे सेंटर पे बहुत ज़्यादा 3-3,500 मरीज अभी हैं, उनमें से अराउंड ओवर द लास्ट इस साल में तो करीब 25-30 मरीज ही हैं बाकी, लेकिन ओवर द टोटल देखें जब से सेंटर खुला है तो 2,500-3,000 मरीज हमारे 2,900 रादर टीबी के मरीज रहे, जिसमें से टोटल पेशेंट 9,000 थे, जिसमें से कुछ ट्रांसफ़र हो गए, कुछ हमारे सेंटर पे अब 3,500-4,000 के आसपास पेशेंट है उनमें। तो ज़्यादा होता ही है इनमें इन्फेक्शन क्योंकि इम्यूनिटी कम रहती है। डॉक्टर नीरा सांवर, बहुत सारे अफ्रीकी देशों में अभी भी HIV एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और विकसित देशों में ऐसा माना जाए कि पहले जितनी समस्या थी उतनी तो अब नहीं सुनाई पड़ती, लेकिन फिर भी वहाँ है। हमारे देश में HIV की स्थिति क्या है? क्या ये वैसी ही है या इसमें उत्तरोत्तर मरीजों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? मरीजों की संख्या बढ़ तो रही है, केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। जब मैंने शुरू किया था ART का काम संभालना और तब से अब तक, तो राजस्थान इटसेल्फ में ही, इवन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में देखें आप तो 32-33 ICTC सेंटर खुल गए आज की तारीख में, जिन पे HIV की टेस्टिंग उपलब्ध है। जैसे क्योंकि टेस्टिंग उपलब्ध हो गई है, ज़्यादा लोग टेस्ट करवा भी रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ भी रही है, डॉक्टर्स भी डायग्नोस कर रहे हैं पेशेंट्स को, तो टेस्टिंग से ज़्यादा बढ़ने से पेशेंट्स भी सामने आ रहे हैं। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़े हैं पर पहले से डेथ रेट कम हुई है क्योंकि वो रेगुलर ART सेंटर्स पे आते हैं और ट्रीटमेंट खाते हैं। तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स तो बढ़े ही हैं क्योंकि डायग्नोस्टिक फैसिलिटी बढ़ गई हैं। ये नंबर ऑफ़ पेशेंट्स क्या ज़्यादा बढ़ा है या आपको लगता है कि स्थिति इतनी विकट हमारे देश में या हमारे संभाग में नहीं है? विकटता बीमारी की तो कोविड में जैसी देखी, विकट तो वो स्थिति होती है, वैसी स्थिति नहीं है। पर हाँ, पेशेंट्स हैं। जैसे सिर्फ मेरे ही सेंटर पे आप देखें 3,500 मरीज आज की तारीख में एनरोल्ड हैं जो पर मंथ मेरे यहाँ आते हैं। ऐसे उदयपुर में 3-4 ART सेंटर और खुल गए हैं जिन पे भी पेशेंट्स हैं। तो ये सिर्फ एक सेंटर की बात मैं कर रही हूँ, जबकि ऑल ओवर इंडिया मल्टीपल सेंटर्स खुले। तो वही है कि टेस्टिंग फैसिलिटी हैज़ इम्प्रूव्ड। हम मरीजों में सस्पेक्ट करते हैं और उनमें बीमारी निकल के आ भी जाती है। तो मेन यही है कि अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए कि किन चीज़ों से बीमारी फैलती है, उन एक्टिविटीज़ से वो दूर रहें तो वो ठीक रहता है पेशेंट के लिए। डॉक्टर सांवर, HIV के जो भी मरीज़ आते हैं
उन्हें HIV ना हो, उनके लिए आप क्या क्या हिदायतें देती हैं? और आम व्यक्ति, हालांकि HIV किन कारणों से होता है सब लोगों को ज़्यादातर को पता होता है, फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है कि एक बार दोबारा ज़रूर संक्षेप में उनको बताएं कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका वे दैनिक जीवन में इस्तेमाल करें या ना करें तो वे HIV पॉजिटिव होने से बच सकते हैं। बेसिकली बीमारी के फैलने के कई कारण हैं। सबसे ज़्यादा हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स, सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है इस डिज़ीज़ का। सबसे ज़्यादा इंडिया में वजह वही आती है। प्रीवियसली ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में होता था, पर अब स्क्रीनिंग अच्छी होती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज। अभी भी स्क्रीनिंग से फैल सकता है बट फिर भी कम हो गया, क्योंकि हर ब्लड स्क्रीन होने के बाद ही लगता है। अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो वो डिस्कार्ड हो जाता है। सेकेंडली, पेशेंट्स माइग्रेंट पॉपुलेशन होती है, अपनी फैमिली छोड़ करके दूर जा कर के रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन अगर विज़िट करती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखती है या एक्स्ट्रा मैरिटल उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होते हैं, उन लोगों में ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। इसी तरीके से अगर कोई माँ पॉजिटिव हो गई और वो प्रेग्नेंट है लेडी, तो अगर ट्रीटमेंट नहीं खाती है तो वो अपने बच्चे को भी बीमारी फैला सकती है। ये सब हेपेटाइटिस बी के लिए भी ट्रू है। तो इन सब में यही हिदायतें देनी होती है कि पेशेंट सिंगल पार्टनर रखे, हर पर्सन, साथ में उनको कॉन्डोम या को एज अ कॉन्ट्रासेप्शन प्रेफर करना चाहिए। और जो पेशेंट्स हैं उनको रेगुलर उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मदर को रेगुलर ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि बच्चे को ना हो। IV ड्रग अब्यूज़ में भी ये कॉमन होता है, तो सेम नीडल शेयर नहीं होनी चाहिए। इट कैन बी इवन आइट्रोजेनिक, कि जिन प्लेसेस पे सुविधाएं नहीं हैं, एक ही इंजेक्शन से सब मरीजों को अगर इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, सैनिटेशन और यूनिवर्सल प्रिकॉशन फॉलो नहीं हो रही हैं, तो वहाँ पर भी बीमारी हो सकती है। प्रोस्टिट्यूशन चूँकि इसके एक मुख्य कारणों में से है, तो बताएं कि क्या प्रोस्टिट्यूशन, क्या ये दुर्भाग्य से इस कार्य में महिलाएं संलग्न होती हैं, तो क्या महिलाओं में HIV होने के चांसेस इस ढंग से बढ़ जाते हैं? महिलाओं में वेजाइना में ज़्यादा वाइड होता है, शॉर्ट यूरिथ्रा होती है, तो उन लोगों में कोई भी सेक्सुअल इन्फेक्शन मेल से फास्टर होता है हमेशा। और यूजुअली कॉन्डोम इसीलिए रिकमेंड करते हैं सबको कि एक्स्ट्रा मैरिटल अगर किसी का है भी रिलेशनशिप, तो एटलीस्ट कॉन्डोम तो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होना ही चाहिए, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन हमारे यहाँ की एक सबसे क्या भयावह स्थिति है महिलाओं के लिए। जो लोग उसमें लिप्त हैं उनके पास शायद और कोई रास्ते नहीं होते होंगे, ये एक सेपरेट इशू है। बट थिंग इज़ कि हाँ, बीमारी इसमें इन लोगों में काफ़ी मिलती है, और मेनली जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है वो यूजुअली इसी वजह से अफेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूशंस के में मतलब प्रोस्टिट्यूट्स के पास विजिट्स रहती है लोगों की। बहुत बार समाज के स्तर पर आप देखेंगे कि बहुत सारे NGOs भी है, वो भी ऐसे इलाके जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन है या हो सकता है वहाँ पर जाते हैं, समझाते हैं, कॉन्डम्स भी बांटते हैं। और ये इस तरह की अवेयरनेस के लिए सरकार और समाज हर स्तर पर भी कार्य हो रहा है। इन सब के बावजूद ये अवेयरनेस में कमी कैसे रहती है और ये रोग फिर कैसे फैल रहा है? अवेयरनेस का फ़ायदा तभी है जब उस पर लोग अमल करें। आप किसी को एजुकेट कर सकते हैं, पर वह उस एजुकेशन को अगर और उस शिक्षा को फॉलो नहीं करना चाहे तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इवन मैं मेरे सेंटर पे देखती हूँ कि सरकार इतना अच्छा फॉलोअप, इतना स्टाफ लगा रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी महंगी दवाई लोगों को मिलती है, इतना काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद भी वो दवाई खाना छोड़ देते हैं। तो क्योंकि उनको उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा नहीं है, या उनकी लाइफ में कुछ अदर थिंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगती हैं अपने इलाज से ज़्यादा। इंडिया में लोग आज भी अपने इलाज के लिए उतने अवेयर नहीं हैं। समहाउ ये दुर्भाग्य है हमारा, जबकि सबसे पहले इलाज को तो इम्पोर्टेंस देनी ही चाहिए। तो पीपल ना तो इलाज लेते हैं और ना उस शिक्षा को, शायद शिक्षा के अगेंस्ट जाने में उन्हें ज़्यादा मज़ा आता है। ये भी एक, जिस चीज़ के लिए आपको रोका जाए वो आपको करने में मज़ा आता है। तो आई थिंक वैसी कुछ मेंटालिटी चलती है लोगों में शायद। डॉक्टर सामर, जब शुरू में HIV का जिक्र चलता था तो ये माना जाता था कि आप HIV पॉजिटिव हैं तो मृत्यु सुनिश्चित है। कब आती है, कितने साल में आती है, अलग बात है, और ये आपके शरीर पर निर्भर है, आप 5 साल में ऊपर जाते हैं या 10 साल में। अब ये माना जा रहा है कि HIV के मरीज़ भी बच सकते हैं, बच रहे हैं। बताएं कि कितने प्रतिशत लोग HIV पॉजिटिव को आप बचा पाती हैं या बचा सकती हैं, और ये बचाना कैसे संभव हो पाया? अधिकतर जितने भी मरीज मैंने बोला ना, जो इलाज अपना बराबर लेते हैं ART ड्रग्स, उनमें भी अब थोड़ा रेजिस्टेंस आने लगा है। उसमें हमें भी वेरिएशन करना पड़ता है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज करनी पड़ती है। बट जो रेगुलर हमारे फॉलोअप में रहते हैं, जो रेगुलर दवाइयाँ खाते हैं और अपने रेगुलर टेस्टिंग के सेशन अटेंड करते हैं,
उन सब में हमने देखा है कि डेथ नहीं होती है। हमारे यहाँ जितने भी सीरियस पेशेंट आते हैं, हम उसको एड्स डिफाइनिंग इलनेस ग्रेड 4 बोलते हैं, वो वाले पेशेंट्स हम मेडिसिन वाले ही ज़्यादा देखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ आते हैं। उनमें स्थिति यही होती है कि वो मरीज अपनी बीमारी छुपाते हैं, अपना इलाज उनके पास डायरी पड़ी होती है ART की, वो दवाई वो छुपा के रखते हैं इलाज के लिए। वो हम सस्पेक्ट कर लेते हैं डिजीज़, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, पर वो अपने बीमारी को, अपने इलाज को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और फिर जब डायरी देखते हैं उसमें उन्होंने कई सालों से अपना इलाज छोड़ा हुआ होता है। तो पर क्योंकि ART सेंटर्स पर दवाई रेगुलर मिलती है और लोग खाते भी हैं, जो रेगुलर खा रहे हैं उनमें लॉन्गेविटी एक नॉर्मल पर्सन जैसी हो गई। इसका इलाज अब हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ इस तरीके का हो गया कि रेगुलर दवाई खाते हैं और मरीज चलते रहते हैं ठीक। सामाजिक दृष्टिकोण और समाज का नज़रिया, HIV के मरीज़ को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते लोग। ऐसे लोग जिन्हें पता चल जाता है कि वे HIV पॉजिटिव हैं, समाज का कैसे सामना कर पाते हैं? क्या वे झूठ बोलते हैं या इलाज लेते हैं उसकी जानकारी नहीं देते? कई बार तो ये भी देखा गया है कि अस्पताल से लोग भाग भी जाते हैं कि पता न चल जाए कि उन्हें HIV हो रखा है। ये सामाजिक मुद्दे, ये क्या क्या हैं और इनसे कैसे डील करते हैं? सामाजिक मुद्दे हैं जो इन मरीजों को अफेक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अधिकतर ये लोग मरीज अपने आसपास भी किसी को ये बता के नहीं रखते हैं कि उन्हें ये बीमारी हो रही है। वो उसको छुपाना, इवन उसके लिए भी कई बार वो अपने रहने के स्थान से दूर के ART सेंटर पे भी दवाई लेने के लिए राजी रहते हैं क्योंकि आसपास गांव वालों में पता ना चल जाए। इवन कई सरकार की योजनाएं चलती हैं इन लोगों के लिए, वो आधी बार उसमें भी एनरोल होना इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि गांव के लेवल पे, पंचायत के लेवल पे कई योजनाएं चलती हैं जो इनके लिए भी हैं, पर वो लोग उसमें एनरोल इसलिए नहीं होते कि लोगों को हमारे आसपास पता नहीं चलना चाहिए कि उन्हें बीमारी है। तो जनरल अवेयरनेस पब्लिक में भी नहीं है अभी तक भी कि उन्हें बीमारी हो जाएगी उससे मिलने से, या जनरल बातचीत करने से नहीं होती। इन सब चीज़ों का आइडिया लोगों को नहीं है। तो ठीक है, अभी भी समाज में स्थिति उनके लिए थोड़ी सी गोपनीयता भंग ना हो, इसका इशू रहता है उन लोगों के लिए अभी भी। डॉक्टर सामर, फिर भी बतौर विशेषज्ञ आप समाज के लोगों को क्या कहेंगी? HIV के मरीज के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा हो? सिंपैथेटिक तो होना चाहिए। आज किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, उसके लिए उसको एक माहौल भी ठीक मिल जाए कि वो अपना इलाज करा सके, और उससे साथ सिंपैथी भी रहनी चाहिए। जैसे कि बहुत सी जगहों पे लोगों को नौकरी से निकाल देते हैं और इस सब की चीज़ें उन लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो लोगों में अवेयरनेस होगी बीमारी के बारे में, जानकारी की जनरल पब्लिक को कि भाई ये बीमारी ऐसे किन तरह से फैलती है और किन तरह से नहीं फैलती, ये सब चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए, जिससे कि वो आपस में सौहार्द बना रहे और पेशेंट से मतलब भेदभाव ना रखें। डॉक्टर सामर, सेक्सुअल रिलेशंस के अलावा ड्रग्स, कई लोग जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जो ख़ास तौर पर सिरिंज या सुई से ड्रग्स लेते हैं, उनमें भी HIV बढ़ने या होने की संभावनाएं होती हैं। बताएं कि ये समस्या क्या है और इस तरह के केसेस क्या हमारे यहाँ पर इस अंचल में भी आते हैं? आते हैं। हमारे यहाँ पे IV ड्रग अब्यूज़र्स हैं कुछ जो HIV पॉजिटिव हैं, पर लोकल उनमें पेशेंट्स कम हैं। अधिकतर जो लोग बाहर चले गए हैं, बॉम्बे, अहमदाबाद साइड से, जो वापस हमारे यहाँ एनरोल हुए हैं आकर के, उनमें वो ग्रुप थोड़ा है। बट फिर भी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे मतलब हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप से जो बीमारी फैली वो ही ग्रुप ज़्यादा है। IV ड्रग अब्यूज़र्स में होता है, पर हमारे यहाँ पे ऐसे मरीज थोड़े कम हैं। क्या ये माने कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे जो नशा करते हैं, किसी भी तरह का नशा करते हो, उनमें HIV होने की संभावना बढ़ जाती है, या वो ड्रग अब्यूज़र्स हों तो HIV है तो उनके संकेत या संकट बढ़ जाते हैं? मतलब ड्रग अब्यूज़र्स में अगर HIV है तो बीमारी के तो संकट दूसरों को, जिनके साथ वो सिरिंजेस शेयर कर रहे हैं, क्योंकि शायद इन लोगों में ऐसा चलन रहता है कि ये लोग एक से दूसरे से सिरिंज शेयर कर लेते होंगे, तो इस उन लोगों में फैलने का और संकट तो बढ़ता ही है बीमारी का। और इम्यूनिटी कम रहती है तो उनका क्योंकि वो नशे में होते हैं तो अपना ध्यान कम रख पाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो पॉजिटिव होने के बाद भी अगर कंटिन्यू करेंगे तो इलाज भी रेगुलर समय पे खाते होंगे उस नशे में, तो इस वजह से उनमें बीमारियां भी ज़्यादा रहती हैं, वायरल लोड भी उनमें ज़्यादा रहता है। डॉक्टर सामर, जाते जाते विश्व एड्स दिवस पर तमाम श्रोताओं को क्या कहेंगी? यही कि एड्स एक सामान्य बीमारी की तरह ही लिया जाए। सबसे पहले तो उसका बचाव, कि लोग इस तरीके की प्रैक्टिसेस में ना उलझें कि उन्हें ऐसी बीमारी हो। और अगर जितने भी HIV पेशेंट्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि अगर वो रेगुलर इलाज लेंगे तो उनकी तबीयत ठीक रहेगी, उनका काउंट ठीक रहेगा, वायरल लोड कम रहेगा, उतनी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी, तो वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए प्रोडक्टिव रहेंगे।
डॉक्टर नीरा सामर, आपका हृदय से आभार।